गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे स्वास्थ्य बाधित बालकों को समझने में अध्यापकों की भूमिका। अभी तक हम लोग ने जो भी विकलांगता पढ़ा है उन सब में हमने ये जाना है कि कक्षा में अध्यापकों की इन विकलांगों के प्रति क्या भूमिका होती है। अगर बच्चा किसी विशिष्ट विद्यालय में पढ़ता है तो वहाँ पे ट्रेंड टीचर होते हैं जिनको कि इस विकलांगता से संबंधित पढ़ाई के दौरान ट्रेनिंग दी गई होती है, जिससे उनको ऐसे बच्चों को संभालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर बच्चे के अंदर कोई ऐसी विकलांगता है जिसके कारण उसको सामान्य विद्यालय में ही पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ साथ टीचर भी सामान्य ही होते हैं। तो ऐसे में वहाँ के शिक्षकों की जिम्मेदारी डबल हो जाती है। उनको ऐसे बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर वे ऐसे बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो उनकी समस्या की वजह से कक्षा के सभी बच्चे परेशान हो सकते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि जो स्वास्थ्य बाधित बच्चे हैं, जिनके साथ हमेशा कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है, इनको हेल्थ से रिलेटेड कोई न कोई प्रॉब्लम हमेशा रहती है। इसका कारण हो सकता है कि जब ये गर्भ में रहे हों तब इनकी माता ने पौष्टिक तत्वों का सेवन ना किया हो, या माता बहुत कमज़ोर हो, या फिर जन्म के बाद बच्चे को सही से पोषण तत्व ना मिला हो, घर का माहौल सही ना रहा हो, जिसके कारण बच्चे का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, उसको कुछ न कुछ समस्या हमेशा बनी रहती है। तो अगर ऐसा कोई भी बच्चा जिसको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अक्सर हो जाती है, तो ऐसे बच्चे के साथ हमेशा ध्यान देना ज़रूरी होता है कि उसको कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे शिक्षकों की भूमिका के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि शिक्षकों की क्या भूमिका है। जैसे इन स्वास्थ्य बाधित बालकों के प्रति इन शिक्षकों की क्या भूमिका है। प्रथम है कि दौरे के समय उसे पकड़ लेना चाहिए, जिससे सुगमता से उसे फर्श पर लिटाया जा सके। दौरे के समय अगर बच्चे को ऐसी समस्या है कि उसको समय समय पे दौरा पड़ जाता है, या हो सकता है उसको एलर्जी हो, धूल से, धूप से या शोरगुल से एलर्जी हो, जिसके कारण उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे समय में टीचर को अलर्ट रहना होगा कि अगर बच्चे के साथ ऐसा कोई भी समस्या सामने आ रहा है तो क्या करना चाहिए। तो अगर कक्षा लेते समय अचानक से बच्चे को दौरा पड़ जाए तो टीचर को बहुत सावधानी पूर्वक उस बच्चे को पकड़ लेना चाहिए, जिससे वो बच्चा फर्श पे तेज़ी से ना गिरे। क्योंकि अगर बच्चे को दौरे के दौरान बच्चा तेज़ी के साथ फर्श पे गिरता है तो हो सकता है उसके सिर में चोट लगने की संभावना बढ़ जाए। तो ऐसे में उस शिक्षिका को या शिक्षक को कक्षा के और भी बच्चों को बता देना चाहिए पहले से ही कि अगर उस बच्चे को उसके ना रहने पे कभी ऐसी कोई शिकायत होती है, दौरा पड़ता है, तो सबसे पहले उसे आराम से पकड़ के फर्श पर लेटा दें, या अगर कक्षा में कोई ब्रेंच है तो उस ब्रेंच पे लिटा दिया जाए और बहुत भीड़ ना लगाएं, बहुत शोर शराबा ना करें, और तुरंत अपनी कक्षा की अध्यापिका या क्लास टीचर को इन्फॉर्म करना चाहिए, ताकि बच्चे का तुरंत ट्रीटमेंट किया जा सके और बच्चे के साथ कोई बहुत बड़ी दुर्घटना ना हो पाए। तो कक्षा में जब भी ऐसा कोई दिक्कत होता है तो माता पिता को भी तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए,
क्योंकि माता पिता को ही ठीक से पता रहता है कि ऐसे दौरे के समय क्या उपचार करना चाहिए। तो माता पिता को भी तुरंत इस बारे में या इस घटना के बारे में तुरंत बताया जाना चाहिए और कक्षा की टीचर को भी इसके प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अगर सही समय पे सतर्कता नहीं बरती गई तो हो सकता है ये जो छोटी सी समस्या दिख रही है ये समस्या बड़ी हो जाए और सबके लिए घातक सिद्ध हो तथा इसके साथ बच्चे के साथ भी कुछ बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब जानेंगे सेकंड, अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि दौरे के समय उसके पास ऐसी वस्तुएं ना हो जिससे उसे चोट लगने का डर हो। इसमें ये बताया गया है कि जब भी बच्चे को कक्षा में अचानक से दौरा पड़े और वो फर्श पे गिरने लगे तो उसको संभाल लेना चाहिए और तुरंत आसपास कोई भी ऐसी वस्तु हो जिससे उसे चोट लगने का भय हो तो तुरंत उस वस्तु को हटा देना चाहिए ताकि उसको चोट ना लगे। अगर हम इस बात का ध्यान देंगे तो बच्चे के साथ कोई भी समस्या नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये भी ध्यान देना होगा कि जो भी स्वास्थ्य बाधित बच्चा है उसके जो भी चिकित्सक हैं जिनसे उसका उपचार हो रहा है उससे भी समय समय पे मुलाकात टीचर को करती रहनी चाहिए ताकि उसके स्वास्थ्य के बारे में टीचर को पूरी जानकारी हो कि बच्चे का स्वास्थ्य कितना सुधर रहा है। अगर समस्या बहुत गंभीर लगे तो उस बच्चे को लेकर तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर टीचर इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा तो वो बच्चे को चोटिल होने से बचा सकता है, बच्चे को चोट लगने से बचा सकता है और उसको उस अध्यापिका को या अध्यापक को कक्षा के उन सामान्य बच्चों को भी समझाना चाहिए कि बच्चे के साथ उस स्वास्थ्य बाधित बच्चे के साथ प्रेम पूर्वक बर्ताव करें, उसके साथ दोस्ती करें और उसके साथ अपनी सारी अच्छी चीज़ें शेयर करें जिससे उस स्वास्थ्य बाधित बच्चे को जो भी समस्या है उसमें धीरे धीरे सुधार होने लगेगा। अब जानेंगे तीसरा क्या है। थर्ड है कि शिक्षक को सावधानी पूर्वक कक्षा में उसकी सहायता करनी चाहिए। टीचर के अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए कि अगर अचानक से ऐसी कोई भी समस्या सामने आ जा रही है तो वो घबराए नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहे, क्योंकि बच्चा अपने परिवार से दूर 6-7 घंटे विद्यालय में बिताता है। तो जितने समय बच्चा विद्यालय में होता है उतने टाइम शिक्षक ही उसके माता पिता होते हैं और वो शिक्षकों पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। तो यहाँ शिक्षकों की जिम्मेदारी है या विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी है कि अगर स्कूल के समय के दौरान बच्चे के साथ ऐसी कोई भी घटना घट जाती है तो वे बच्चे का अच्छे से ध्यान रखें और उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर रहें, क्योंकि अगर समय रहते बच्चे की सहायता नहीं की जाएगी तो उसकी समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसके लिए कक्षा के शिक्षकों को पूरी तरीके से सावधान रहना चाहिए कि बच्चे के साथ जो भी समस्या घट रही है उसका क्या समाधान किया जाए। और टीचर को भी अपनी भावनाओं पर भी कंट्रोल होना चाहिए। उसे ऐसा नहीं दिखाना है कि वो रोज़ रोज़ की इस तरीके की समस्याओं से परेशान हो गया है और वो इस वजह से उस बच्चे को कक्षा में हमेशा अनदेखा करता है, गुस्से की वजह से उसे डांटता है
कभी कभी मारता भी है। तो इस वजह से हो सकता है जो स्वास्थ्य बाधित बच्चा है उसकी समस्या और बड़ी हो जाए और वो अगले दिन से विद्यालय आना बंद कर दे। तो इसके लिए टीचरों को ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो कक्षा में ऐसे स्वास्थ्य बाधित बालकों के साथ बहुत नरमी से पेश आएं, प्यार से बात करें और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें कक्षा के जो क्रियाकलाप हैं पाठ्य से संबंधित उसमें उन्हें शामिल करें, ताकि ऐसे बच्चों का मन कक्षा में लगा रहे और उनके साथ जो समस्या है उस समस्या को वो कुछ समय के लिए भूल जाएं। क्योंकि अगर वे हमेशा अपनी उस समस्या से घिरे रहेंगे तो वे कभी भी अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे तथा वे अपने उम्र के जो साथ के जो बच्चे हैं उनसे पिछड़ जाएंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टीचर अपनी अहम भूमिका विद्यालय में निभाए, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक ही उसकी विद्यालय के दौरान उसके अभिभावक होते हैं और उनको इन बच्चों को पूरी तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है कि उनको कोई भी समस्या ना आए। फिर भी अगर बच्चे के साथ ज़्यादा समस्या आ भी जाती है तो तुरंत उनको उनके गार्जियन को, उनके अभिभावक को इन्फॉर्म करना चाहिए, या फिर अगर अभिभावक बहुत दूर रहते हैं, बच्चे का घर विद्यालय से काफ़ी दूर है, तो टीचर को ही कुछ न कुछ सावधानीपूर्वक समस्या का समाधान खुद करना चाहिए या फिर तुरंत उसको किसी चिकित्सक को दिखाना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए टीचर को मेंटली रूप से तैयार होना होगा कि उनके कक्षा में सामान्य बच्चे के साथ साथ कोई स्वास्थ्य बाधित बच्चा भी पढ़ता है और हो सकता है इन बच्चों की संख्या एक से ज़्यादा हो, तो यहाँ पे टीचर को डबल ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए कक्षा में या विद्यालय में स्रोत शिक्षकों को भी रखा जा सकता है। स्रोत शिक्षक का मतलब होता है वे शिक्षक जो कि ऐसे बच्चों को डील करना अच्छे से जानते हों, वे ऐसे बच्चों के लिए ट्रेनिंग लिए हों, उनको पता होता है कि ऐसे बच्चे के साथ अगर अचानक से ऐसी कोई समस्या आ जाती है तो उसका तुरंत क्या घरेलू उपचार करना चाहिए। तो स्रोत शिक्षक को तुरंत बुलाना चाहिए और इन समस्याओं के बारे में उस शिक्षक को बताना चाहिए ताकि उसका तुरंत उपचार किया जा सके। अब जानेंगे चौथा। चौथा है विद्यालय में एक चिकित्सक की नियुक्ति पहले से हुई हो। अगर किसी विद्यालय में कोई विकलांग बच्चा पढ़ता हो, वैसे एडमिशन के दौरान ही विद्यालय के शिक्षकों को ये जानकारी हो जाती है कि बच्चा विकलांग है या नहीं, क्योंकि एडमिशन के दौरान बच्चे के डॉक्यूमेंट्स विद्यालय के ऑफिस में जमा किया जाता है और बच्चे का जांच भी, चिकित्सकीय जांच भी कराया जाता है और उसी समय टीचर को ये मालूम चल जाता है कि बच्चे के साथ कैसी समस्या है, बच्चा सामान्य है कि बच्चा विशिष्ट है। अगर बच्चे के अंदर कोई विकलांगता आंशिक रूप से होती है तो उसको सामान्य कक्षा में प्रवेश दिलाया जा सकता है, लेकिन अगर उस बच्चे की विकलांगता का प्रतिशत बहुत अधिक होता है जिसकी वजह से उसको सामान्य कक्षा में या सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिलाने से बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि अगर ऐसे विकलांग बच्चों को जिनकी विकलांगता का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है उनको किसी सामान्य कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा तो उनके लिए अलग से उपकरण की व्यवस्था करनी होगी, विशिष्ट शिक्षक की व्यवस्था करनी होगी और वे विकलांग बच्चे सामान्य बच्चों के साथ समायोजन भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए जब भी बच्चों का एडमिशन होता है तो उनकी चिकित्सकीय जांच भी हो जाती है और उनका डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है और पता चल जाता है कि बच्चे के साथ क्या समस्या है। फिर भी हर विद्यालय में जहाँ कोई बच्चे पढ़ते हों
जहाँ विकलांग बच्चा हो चाहे ना हो, वहाँ पे एक चिकित्सक की नियुक्ति अवश्य की जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है कि कभी कभी सामान्य बच्चों को भी कोई दिक्कत आ सकती है, तो तुरंत चिकित्सक के रहने से वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर कक्षा में कोई स्वास्थ्य बाधित बच्चा पढ़ता है, जिसको कि समय समय पे दौरे पड़ते रहते हैं, उसको धूल से एलर्जी है, धूप से एलर्जी है, तो अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तुरंत चिकित्सक को बुलाना चाहिए। और चिकित्सक को कक्षा की शिक्षिका को ये भी बता देना चाहिए कि अगर बच्चे के साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि उसको धूल से एलर्जी है या धूप से एलर्जी है, तो अगर धूल से एलर्जी है तो कक्षा को हर समय साफ सुथरा रखें, बच्चे के कपड़े साफ हो, आसपास धूल धक्कड़ ना हो, और कक्षा में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाए, जिससे बच्चे के साथ अगर ये समस्या आ रही है तो इस समस्या से बचा जा सके। लेकिन इसके लिए यह भी ज़रूरी है कि इनके माता पिता भी जागरूक हों। इनके माता पिता को भी चाहिए कि ये समय समय पर किसी न किसी चिकित्सक को अवश्य दिखाएं, जिससे इनकी जो समस्या है उसके बारे में गहराई से पता चल सके कि इनके अंदर जो ये समस्या है, ये समस्या कब से शुरू हुई। क्या ये समस्या जन्म के पूर्व से थी, या बच्चे ने जब से जन्म लिया तब जन्म लेने के बाद से उसके अंदर इस तरह की समस्या देखने को मिली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माता पिता से विद्यालय के प्रिंसिपल को मिलना चाहिए और ये जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि बच्चे के साथ ये जो समस्या आ रही है, इस समस्या का कारण क्या है और ये समस्या बच्चे के अंदर किस उम्र से आनी शुरू हुई है, और अगर ये समस्या उस समय दिखी थी तो घर वालों ने क्या उपचार बच्चे के साथ किया था, क्या उन्होंने चिकित्सक को दिखाया था, और जिस चिकित्सक को दिखा रहे हैं उस चिकित्सक से उस टीचर को भी संपर्क बनाए रखना चाहिए, ताकि उसको कक्षा के उस बच्चे के बारे में उसके चिकित्सक से जानकारी मिलती रहे कि बच्चे के हेल्थ में सुधार हो रहा है या फिर उसकी समस्या और बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा लगता है कि समस्या और बढ़ती जा रही है तो उसको कुछ समय के लिए विद्यालय से छुट्टी ले लेनी चाहिए और उस समस्या का जो भी इलाज है वो करवाना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसका पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा और उसका पूरा ध्यान अपनी बीमारी पर ही लगा रहेगा। इसके कारण उसके कक्षा के और बच्चे भी उससे दोस्ती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि वो अक्सर बीमार रहता है। तो ऐसे में अगर उस बच्चे के कोई दोस्त नहीं है तो वो बच्चा कक्षा में दोबारा आना पसंद नहीं करेगा। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जब भी बच्चे के साथ ऐसी कोई समस्या कक्षा में आती हो तो विद्यालय में जिस भी चिकित्सक की नियुक्ति हुई हो उसको तुरंत इन्फॉर्म करना चाहिए, उसको तुरंत बुलाना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि बच्चे के साथ ऐसी समस्या अक्सर आती है और इस समस्या का क्या कारण है उसको जानना चाहिए, क्योंकि अगर समय रहते समस्या के कारणों को नहीं जाना गया तो वो समस्या बहुत बड़ी हो सकती है। इसके लिए चिकित्सक को जो भी जांच है वो जांच तुरंत करनी चाहिए और आवश्यकता पड़े तो उसे तुरंत उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, ताकि उसकी जो समस्या है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो जानी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा घबराहट से ये सारी क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि कक्षा में उस विकलांग बच्चे के साथ साथ सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, तो उन पर भी नकारात्मक
चीज़ें आ सकती हैं, वो घबरा सकते हैं, वो डर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी ऐसे बच्चे को दौरे पड़े तो चिकित्सक को और टीचर को बहुत आराम से, बहुत धैर्य के साथ उसको देखना चाहिए, उसका उपचार करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उसको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन ये सारी क्रियाएं बहुत ज़्यादा सावधानी से और धैर्यपूर्वक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि उनके घबराहट की वजह से कक्षा के बाकी सामान्य बच्चे भी घबरा जाएं और वो डर की वजह से उस बच्चे से बातचीत करना ही बंद कर दे, और वो हो सकता है वो सामान्य बच्चे विद्यालय में आने से भी डरें। इसीलिए जब भी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो तो वहाँ के शिक्षकों को बहुत धैर्य के साथ उस बच्चे को उठाना चाहिए और चिकित्सक को दिखाना चाहिए, और बाकी बच्चों को ये कह देना चाहिए कि बहुत छोटी समस्या है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग इसके लिए परेशान मत हो। अब जानेंगे पांचवा है बच्चे को कक्षा में मारपीट के ना पढ़ाएं। बहुत सारे शिक्षक अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और वे बच्चों को मारपीट के पढ़ाना शुरू कर देते हैं, जिस कारण बच्चा कक्षा में बहुत डरा सहमा रहता है और उसके साथ जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं वो समस्या और ज़्यादा उभर कर आने लगती हैं। तो ऐसे में कक्षा की जो शिक्षिका है उसको ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जब भी कक्षा में पढ़ाए बहुत प्यार के साथ, बहुत पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ाए, उन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा ना दिखाए, बहुत आवश्यकता पड़ने पर उनको डांटे, लेकिन उनको शारीरिक दंड ना दे, क्योंकि अगर वो बच्चे को शारीरिक दंड देंगी तो हो सकता है बच्चे को चोट कहीं ज़्यादा लग जाए। इस कारण बच्चा विद्यालय आना ही बंद कर दे, जिससे उसकी पढ़ाई बीच में अधूरी रह सकती है। तो इसके लिए कक्षा के जो टीचर हैं वे बच्चा अगर गलती करे तो उसको डांटे, मारे नहीं, और उसको बहुत प्यार से समझाएं। अगर बच्चे को कक्षा में पढ़ाई के समय प्यार से समझाया जाएगा तो बच्चा कक्षा में उसका पढ़ने मन लगेगा, और उसके साथ अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो वो उस समस्या के बारे में अपनी अध्यापिका को खुल के कह सकेगा। लेकिन अगर टीचर उसके साथ सख्त तरीके से बातचीत करेंगे तो वो टीचर से अपनी समस्याओं को या अपने भावनाओं को नहीं कह पाएगा, जिससे उसकी समस्या के बारे में उसकी टीचर को पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कक्षा की अध्यापिका या अध्यापक को बच्चे के साथ बहुत प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, और उनको पढ़ाते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो स्वास्थ्य बाधित बच्चा है वो ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। उसे सामूहिक रूप से पढ़ाने के बाद जब भी उसको टाइम मिले वो उससे पर्सनली मिले, उसके लिए व्यक्तिगत रूप से टाइम निकाले वो शिक्षक, और उसी कॉपी को चेक करें और देखें कि जो उसने कक्षा में पढ़ाया था क्या बच्चा ने वो उसी तरीके से उसको लिखा है। अगर उसको लगता है कि बच्चा कक्षा में पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं है, बहुत सुस्त रहता है, बहुत उदास रहता है, तो इस बारे में उसको उसके अभिभावकों से बात करनी चाहिए कि वो बच्चा इस तरीके का बर्ताव क्यों करता है। क्योंकि अगर विद्यालय में बच्चे को मारा पीटा नहीं जाता है, फिर भी बच्चा बहुत डरा सहमा तनावपूर्ण रहता है, तो हो सकता है बच्चे को घर में मारा पीटा जाता हो पढ़ाने के दौरान और घर का माहौल सही ना हो। तो ऐसे में बच्चा बहुत डरा हुआ रहता है और किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता है। ऐसे में उसके साथ जो समस्या है वो समस्या बहुत जल्दी जल्दी उभर जाती है, उसको दौरा बहुत जल्दी जल्दी पड़ने लगता है घबराहट की वजह से, बेचैनी की वजह से। तो ऐसे में अभिभावकों को तुरंत अपने उस अभिवृत्ति को सुधारने की आवश्यकता है, और अध्यापक तथा
अभिभावक को मिलकर बातचीत करनी चाहिए कि बच्चे के साथ ये जो समस्या आ रही है इसका क्या समाधान हो सकता है। और टीचर तथा अभिभावकों को एक दूसरे को समझाना चाहिए कि बच्चे को पढ़ाते समय मारे पीटे नहीं, क्योंकि मारने से बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा बल्कि वो और डर जाएगा, जिसकी वजह से वो विद्यालय आना बंद कर देगा। तो यहाँ पे टीचर तथा अभिभावकों को बहुत सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है, लेकिन यहाँ पे बच्चे को ये भी एहसास नहीं दिलाना चाहिए कि वो बीमार है, वो औरों से अलग है और वो इनकी तरह जल्दी जल्दी कार्य नहीं कर सकता है, बल्कि उसको छोटी छोटी जो भी क्रियाएं बच्चा करता है उसकी तारीफ करनी चाहिए ताकि बच्चे का मनोबल बढ़े। फिर जानेंगे लास्ट 6 है हमारा, कक्षा खत्म होने के बाद समय निकालकर ऐसे बच्चों से मिलना चाहिए और उनकी समस्या के बारे में जानना चाहिए। कक्षा में, क्योंकि बच्चा सामान्य कक्षा में पढ़ता है और उसकी जो समस्या है अक्सर वो उभर कर आ जाती है, तो कभी कभी बच्चा अपनी इस समस्या के कारण, अपनी बीमारी के कारण कक्षा में खुलकर अपनी बातों को नहीं कह सकता है। ऐसे में कक्षा के अध्यापकों को ये ध्यान देना चाहिए कि बच्चे से कक्षा खत्म होने के बाद जब भी हो सके टाइम निकाल कर बच्चे से मिलना चाहिए और बच्चे से उसकी समस्या के बारे में जानना चाहिए कि उसको ये समस्या कब से हो रही है और उसके माता पिता को क्या पता है कि उसको ऐसी कोई समस्या हो रही है, तथा बच्चे से पढ़ाई के बारे में बात करनी चाहिए कि बच्चे को कक्षा में जो भी पढ़ाया जाता है क्या वो समझ में आता है या नहीं आता है। अगर बच्चा ऐसी कोई कंप्लेन करता है कि उसे पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो अध्यापकों को अपने पढ़ाने की विधि को बदलना चाहिए और कोई रुचिकर तरीके से बच्चे को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि बच्चे का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, तो इस कारण उसको कोई भी चीज़ बहुत देर में समझ में आती है, तो वह किसी भी चीज़ को बहुत देर में समझता है। तो ऐसे में अध्यापकों को उस पाठ्यक्रम को या उस टॉपिक को जो उसने कक्षा में पढ़ाया है उसे कई बार रिपीट करना चाहिए ताकि बच्चा उसको आसानी से समझ सके और उस पर जो भी उसको समझ ना आए उससे संबंधित वह प्रश्न अपने अध्यापक से कर सके और अध्यापक भी उसके प्रश्नों का उत्तर बहुत प्यार से दे, भले ही वो बच्चा उस प्रश्न को कई बार पूछ रहा हो। और अध्यापक की यहाँ जिम्मेदारी है, उसकी यही भूमिका है कि वह उस बच्चे के उस प्रश्न का उत्तर उसको तब तक बताता रहे जब तक उस बच्चे को उस प्रश्न का उत्तर ठीक से समझ में ना आ जाए। क्योंकि अगर बच्चे के पहली बार पूछने पर अध्यापक सख्ती से बात करेगा तो बच्चा दोबारा से किसी भी समस्या के आने पर, प्रश्न उसके दिमाग में आने पर वह उस प्रश्न को अपने टीचर के सामने नहीं रखेगा। तो ऐसे में वो बच्चा धीरे धीरे पढ़ाई से दूर होता जाएगा और उसके अंदर का जो डर है वो भी बना रहेगा। तो इसीलिए शिक्षकों को चाहिए कि उसके अंदर जो भी डर है उसको दूर करें। इसीलिए उसको बच्चे से अकेले में मिलना चाहिए और उसको पढ़ाई से संबंधित या उसकी जो भी स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है उसके बारे में बच्चे के साथ डिस्कशन करना चाहिए और समय समय पर बच्चे के माता पिता से भी उसको मिलते रहना चाहिए और जानना चाहिए कि ये समस्या बच्चे के साथ कब से है। तो ये सारी थी स्वास्थ्य बालकों को समझने में अध्यापकों की भूमिका। अगर अध्यापक अपनी इन सभी भूमिकाओं को बखूबी निभाएगा तो स्वास्थ्य बाधित बालक जो है उसको सामान्य कक्षा में भी पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी और जो भी उसके साथ दिक्कत है उसका भी कुछ न कुछ समाधान हो जाएगा। इसके लिए
टीचर को अपनी सारी भूमिकाओं को सही से निभाने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर टीचर अपनी इन भूमिकाओं को ठीक से नहीं निभा पाएगा तो फिर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए टीचर को सतर्क रहना चाहिए कि बच्चे के साथ जब भी समस्या हो वो उसका तुरंत समाधान कर सके।